बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 19 देख रहे हैं। तो लास्ट जो हमने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स पढ़ा था और सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस के जो रिजल्ट डिराइव किए थे उनसे रिलेटेड आज दो और प्रॉब्लम्स हम करेंगे। उसके लिए ये छोटा सा रिमार्क देखें कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन इज n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री। यानी एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन मतलब कि क्लोज्ड फिगर जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हुई हुई, जिसकी एन साइड्स हो ना, उसको एन साइडेड क्लोज्ड फिगर जो है वो एन साइडेड पॉलीगॉन कहलाता है। तो प्लेन फिगर होती है ये। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, ये उसके हमें टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम है ना वो मिल जाएगा यहाँ से। और ज़ाहिर है उसमें अगर n साइड्स हैं तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यानी जो टोटल एंगल था उसको n से डिवाइड कर दें तो हर एंगल आपको पता चलेगा। ये टोटल एंगल था ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। और हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा अगर रेगुलर फिगर है। तो अगर रेगुलर से मुराद है कि जिसकी साइड्स जो है ना तमाम साइड्स इक्वल हो, तो फिर सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और वो इसके इक्वल होंगे। और अगर रेगुलर नहीं है फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ से सीखें कि फॉर अ ट्रायंगल जो है वो कौन सा पॉलीगॉन है, वो 3 साइडेड पॉलीगॉन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करते हैं। 3 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री, 3 माइनस 2 इज 1 इंटू 180 डिग्री इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखें ये वाला जो फार्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल, ये रेगुलर फिगर्स के लिए है। यानी जब साइड्स इक्वल हो, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो उस केस में हर इंटीरियर एंगल जो है वो यहाँ पे n की जगह 3 पुट करें तो 3 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री यानी 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हर इंटीरियर एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्रीज के इक्वल होगा। फॉर ए क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड पॉलीगॉन, जिसमें पैरेललोग्राम्स हैं, ट्रेपेजॉइड्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं एंड सो ऑन। फॉर अ क्वाड्रिलेटरल रॉम्बस वगैरह सब कुछ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज यानी 2 टाइम्स 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। और हर इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, वो स्क्वायर है, इज चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल हो, वो स्क्वायर होता है। तो उसका इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्रीज के। इसी तरह हमारा जो प्रॉब्लम है ना नेक्स्ट, वो है हेक्सागॉन से रिलेटेड। हेक्सागॉन होता है 6 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, इधर 6 पुट कर देते हैं, 6 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज, तो 4 टाइम्स 180 डिग्री विच इज 720 डिग्रीज। तो यानी ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ना, ये सारा टोटल जो है ये 720 डिग्रीज है। तो फिर अगर ये रेगुलर हेक्सागॉन हो तो फिर इसका हर इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 120 डिग्री का हर एक एंगल होगा। ये 120 डिग्री 120 डिग्री ये इस तरह से लिया। तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 4, फोर्सेस x y z p प्लस एक्स q प्लस वाई p प्लस z एक्ट एट अ पॉइंट। देखें ये इन बातों पे गौर किया करें। एक्ट एट अ पॉइंट यानी ये जो है फोर्सेस हैं ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। तो हमने जो अभी आर्टिकल पढ़ा हुआ है रिजॉल्व पार्ट के बाद वाला, उसमें हमने कॉन्करेंट फोर्सेस ही डिस्कस की थी, कोप्लेनर भी और नॉन कोप्लेनर भी। अब ये जो फोर्सेस हैं, अभी यहाँ तक हमें पता चला कि ये कॉन्करेंट हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन, देखें यहाँ से दूसरी बात भी हमें पता चल गई कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये साइड्स ऑफ हेक्सागॉन की डायरेक्शंस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट भी हैं और कोप्लेनर भी हैं, क्योंकि ये कोप्लेनर फिगर है ना, ये प्लेन फिगर है ना हेक्सागॉन। तो फोर्सेस अगर इसके साइड्स के डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो फिर वो कोप्लेनर होगी। ये मैंने वो जो एग्जांपल की थी ना, उसमें एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि आप ओरिजिन के अलॉन्ग ना इसको यूं ले सकते हैं, फोर्सेस को आपको वहां से भी समझ आ सकती है। तो क्योंकि उसने कहा कि इन साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही है यानी इनकी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो हमने सिर्फ ये वाली फिगर बनाई है, वो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बनाई। शो दैट देयर रिजल्टेंट इज अ फोर्स P प्लस क्यू, शो करना कि इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो P प्लस क्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ Q प्लस वाई, और उसकी डायरेक्शन वही है जो Q प्लस वाई की डायरेक्शन है।
ये चीज़ हमने शो करनी है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट द फोर्सेस x, y, z, p plus x, q plus y एंड p plus z, ये जो 6 फोर्सेस थी, एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ये वाला इस हेक्सागन की साइड्स के अलोंग एक्ट कर रही हैं, एंड लेट ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो इसका साइड ए बी है ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट लेंगे रिजल्टेंट का, तो थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ये कहता है कि द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस वन, इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस, ये जो कंपोनेंट फोर्सेस हैं, सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अलोंग द सेम डायरेक्शन, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट है अलोंग एक्स एक्सिस, इसका नाम एक्स प्राइम रखा है हमने। तो वो निकलेगा कैसे? थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट से, कि भाई जितनी भी ये जो कंपोनेंट फोर्सेस है ना, ये एक्स होगी, वाई, जी, इन सब के रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और उनको प्लस कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट मिल जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। इसको थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कोप्लेनर फोर्सेस के लिए, कि एक्स एक्सिस के साथ जस्ट हमें एंगल चाहिए होता है। ये दो टॉपिक्स थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक कोप्लेनर फोर्सेस के लिए, एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के लिए। कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होता है। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस ले लेते हैं उन एंगल्स का, और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए साइन ले लेते हैं उन एंगल्स का। और जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस थी उनमें हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल पता होना चाहिए। तो वो टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहली फोर्स है एक्स, उसकी डायरेक्शन देखें, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, यानी उसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ वो 0 बन रहा है। फिर जो वाई फोर्स है, ये वाली, ये फोर्स देखें जो बी सी के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें कितना बनेगा। हमने अभी देखा, ये नोट में पढ़ा कि हर इंटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री के इक्वल है। तो स्ट्रेट लाइन पे देखें, यहाँ से अगर हम मेजर करना शुरू करें यहाँ तक, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो 180 डिग्री होगा ना। हमें सिर्फ ये बाहर वाला चाहिए, तो 180 में से ये अंदर वाला यानी 120 माइनस कर देते हैं, तो बाहर बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब है ये जो वाई फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर जेड फोर्स जो है ये वाली, इसको देखें, यहाँ पे देखें, इसको बाइसेक्ट करें जरा एंगल को ना, ये ऐसे, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए यहाँ तक। अब देखें ये टोटल एंगल अंदर वाला जो था ना, ये वाला, ये एंगल 120 डिग्री था, तो ये यहाँ तक जो हमने बाइसेक्ट किया ये 60 बचेगा ना, तो 60। अब स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये वाला 60 अगर हम निकाल दें ये वाला, तो पीछे ये बाहर वाला 120 रह जाएगा, ये 120 डिग्री बाहर बचेगा, 120 डिग्रीज। तो इसी तरह तो देखें जेड के साथ हमने ये वाला 120 डिग्री लिख दिया, ये देखें। फिर जो P प्लस एक्स फोर्स है, उसको देखें। P प्लस एक्स फोर्स ये है जो DE के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। ये देखें, टेकन वन वे राउंड, इसका भी अहम किरदार है। टेकन वन वे राउंड का मुराद है कि एक ही डायरेक्शन में आपने ऐसे, ये देखें, वन वे राउंड ऐसे लिए हमने। तो जो P प्लस एक्स फोर्स है वो DE के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये वाली है, और DE जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इनमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको सामने नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हर नेक्स्ट फोर्स जो है ना, ये देखें, फर्स्ट का जो एंगल था 60 था, फिर 120, अब 180 आ गया। ये देखें, ये मैंने 180 लिखा P प्लस एक्स के साथ, यानी हर जो मुड़ती जा रही है हर साइड, तो 60 का एंगल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो 180 है, तो 180 में 60 ऐड करें तो फिर कितना आ जाएगा, 240 डिग्री अगली के साथ आ जाएगा Q प्लस वाई के साथ। फिर जो P प्लस जी है उसके साथ 300 डिग्री आ जाएगा, 240 में फिर 60 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल जब पता चल जाएंगे तो हम उसके रिजॉल्व पार्ट्स लिख सकेंगे। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। cos 0 पे 1 होता है, cos 60 पे 1/2 होता है, cos 120 डिग्री पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है -1/2, cos 180 पे -1 होता है, ये देखें, 240 डिग्री पे फिर -1/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 1/2। इनको प्लस माइनस किया तो इसका जो x कंपोनेंट आ रहा है ना रिजल्टेंट का, वो आ रहा है -1/2 इंटू पी प्लस क्यू। अब रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं अलॉन्ग y एक्सिस। उसमें क्या होगा, सेम, बस जो एंगल्स अभी हमें पता चले हैं ना, वो उनके साथ साइन लिखते हैं ना। वो अगर आपको कंफ्यूजन हो गई ये साइन कैसे आया, तो फिर वही आर्टिकल देखें कि सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस में हमने कैसे निकाला था। तो 0 फिर 60, वही सारे एंगल्स जो है ना अब y कंपोनेंट के लिए लिख लेंगे।
वही फोर्सेज हैं, बस कॉज की जगह साइन आ जाएगा जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो इनको भी सिंप्लीफाई कर, तो यहाँ तक हमने लिखा था कि वाई कंपोनेंट जो है ना रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है रिजल्टेंट का, वो सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। ये अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। साइन 0 पे देखें 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर साइन 60 पे √3/2 होता है, उसकी वैल्यू लिख ली। फिर साइन 120 पे √3/2 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर 180 पे साइन 0 होता है। फिर 240 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा। और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होगा। तो इनको प्लस माइनस किया, ये दो कंपोनेंट तो जीरो ही हो गए थे बाकी सब में से √3/2 कॉमन लिया तो अंदर बच रहा है p प्लस क्यू, माइनस का √3/2 कॉमन लिया तो अंदर से p प्लस क्यू बच रहा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये उसी आर्टिकल को फिर देख लें, ये उसी आर्टिकल में है सब कुछ। तो एक्स कंपोनेंट जो आया था वो ये है -1/2 p प्लस क्यू उसका स्क्वायर, और जो y कंपोनेंट आया वो है -√3/2 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, -√3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। ये भी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये भी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1/4 प्लस 3/4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास p प्लस क्यू बचेगा। तो एक चीज हमने यही शो करनी थी, शो दैट देयर रिजल्टेंट इज अ फोर्स p प्लस क्यू। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड आया ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो q प्लस वाई वाली डायरेक्शन होगी। अब q प्लस वाई की डायरेक्शन है क्या, q प्लस वाई की डायरेक्शन देखते हैं, अभी हमने निकाली थी, ये देखें 240 डिग्री बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ। तो अभी हम भी निकालते हैं। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। तो tan थीटा फिर किसके इक्वल होगा, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, वही आर्टिकल फिर सेम। तो y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट की √3, ये एक्चुअली हम प्रिंसिपल एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। तो क्योंकि आपको पता है ना y भी नेगेटिव हो x भी नेगेटिव हो, तो एक्चुअली ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो अब चैप्टर 14 था आपका ये फर्स्ट ईयर में। तो √3 आ रहा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ √3 विच इज 60 डिग्री। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसकी हमने वो क्या कहते थे आप इसको, प्रिंसिपल एंगल जो था वो फाइंड किया हमने, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, सॉरी प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं, इसका कुछ और नाम था। खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी था अभी मुझे एग्जैक्टली जेहन में नहीं आ रहा। बट एज बोथ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम आर नेगेटिव, यानी दोनों कंपोनेंट्स जो है एक्स और वाई वो नेगेटिव है, इसका मतलब है रिजल्टेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने का तरीका क्या होता था कि उसको हम उसमें 180 डिग्री ऐड कर देते थे, 180 डिग्री प्लस ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रिजल्ट आता था। तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा 240 डिग्री, सॉरी ये 240 डिग्री है, 180 में 60 ऐड करें ना तो ये 240 डिग्री बनता है, 240 डिग्री। और अब देखते हैं ये कौन सी फोर्स की डायरेक्शन थी। 240 डिग्री आ रहा था फोर्स q प्लस वाई के साथ। सो विच इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स q प्लस वाई। तो यही हमने शो करना था कि फोर्स जो है उसका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू है और उसकी डायरेक्शन वही है जो q प्लस वाई की है। तो देखें इसी तरह से आ रहा है एंगल उसका एक्स एक्सिस के साथ 240 डिग्री आ रहा है, जो कि q प्लस वाई का भी 240 डिग्री था। तो डायरेक्शन उसकी q प्लस वाई वाली आ रही है रिजल्टेंट की, और जो मैग्नीट्यूड है वो p प्लस क्यू आ रहा है। तो यूं था ये क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम देखें, फोर्सेस P, Q and R act along the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Find the condition that their resultant is parallel to BC and determine its magnitude. तो ये ट्राइंगल है ABC, फोर्स P जो है वो साइड BC के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, ये फोर्स Q जो है वो CA के अलॉन्ग एक्ट कर रही है ये, और फोर्स R जो है वो AB के अलॉन्ग एक्ट कर रही है। तो लेट PQR एक्ट अलॉन्ग द साइड्स दीज ऑफ द ट्रायंगल ABC। टेक BC पैरेलल टू x एक्सिस, BC को हमने पैरेलल टू x एक्सिस ले लिया। देन द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट R प्राइम, R फोर्स पहले से यूज हो रही है इसलिए रिजल्टेंट का नाम R प्राइम रखती है, अलॉन्ग x एक्सिस इज, यानी रिजॉल्व पार्ट जो है अलॉन्ग x एक्सिस जब निकालेंगे तो वो जो कंपोनेंट फोर्सेस हैं उनके रिजॉल्व पार्ट्स को सम कर देंगे अलॉन्ग x एक्सिस।
तो P जो है फोर्स उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बन रहा है, तो ये देखें cos ऑफ 0 लिख दिया P के साथ। Q का एक्स एक्सिस के साथ ही हमने कई बार क्वेश्चन किए हैं, ट्रायंगल्स वाले अब हम बहुत कर चुके हैं। आपको पता होगा ये एंगल C है ना, ये एंगल C है, तो ये बाहर वाला फिर ज़ाहिर है 180 माइनस C बचेगा, यहाँ लिख लेना आपने 180 माइनस C। तो ये एंगल आ गया इसके साथ 180 माइनस सी। इसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये जो फोर्स है आर वाली, इसका एंगल कितना बनेगा, ये वाला। तो यहाँ तक ये 180 डिग्री है प्लस एंगल बी ये वाला, तो 180 प्लस बी, ये वाला एंगल इसका आ गया। तो 180 माइनस सी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कॉस सी आ जाएगा। 180 डिग्री प्लस बी जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें भी माइनस कॉस बी आ जाएगा। तो ये एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया, यानी रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी तरह रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट आर प्राइम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, यही एंगल्स आएंगे फोर्सेस के साथ, बस साइन की जगह सॉरी कॉस की जगह साइन आ जाएगा। साइन 0 पे 0 होता है, ये तो खत्म हो जाएगा। साइन ऑफ 180 माइनस सी इज साइन सी एंड साइन ऑफ 180 प्लस बी इज माइनस साइन बी। तो ये वाई कंपोनेंट आ गया। अब देखें हमने इसके दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब हमें क्या कह रहा था, फाइंड द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। अब जो BC है वो तो हमने x एक्सिस के अलोंग ले लिया, इसका मतलब है फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन सपोज द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू BC व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर रिजल्टेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो फिर तो इसका जो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो तो 0 होगा। कैसे कि अगर x फॉर एग्जांपल ये जो रिजल्टेंट हमारा पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल ज़ाहिर है 0 बन रहा होगा ना, तो उसका y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये इस तरीके से r प्राइम साइन 0। तो साइन 0 पे 0 है, r प्राइम साइन 0 ही होगा ना, ये y जो कंपोनेंट हमने लिखा हुआ है, तो वो फिर 0 के इक्वल होगा। तो वो अगर 0 के इक्वल होगा तो हमने ये y कंपोनेंट निकाला हुआ ना, इसको 0 के इक्वल रखें, q साइन c इज माइनस r साइन b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनको डिवाइड करके ना q ओवर r इज इक्वल टू साइन b ओवर साइन c इस फॉर्म में लिख लिया, रेशो वाली फॉर्म में ना। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखें लॉ ऑफ साइंस यूज किया है कंडीशन फाइंड करने के लिए। बाय लॉ ऑफ साइंस a ओवर साइन a, b ओवर साइन एंगल b, c ओवर साइन ऑफ एंगल c, ये इक्वल होते हैं बाय लॉ ऑफ साइंस। तो हमारे पास जो रेशो आ रही है ना वो b और c वाली आ रही है, तो इनमें से ये दो कंसिडर करते हैं b और c वाले। तो ये वाली रेशो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं b ओवर c वाली। तो साइन b ओवर साइन c इज इक्वल टू, ये सीधा आकर डिवाइड हो जाएगा, b ओवर c आ जाएगा। तो साइन b ओवर साइन c की वैल्यू आ जाएगी b ओवर c। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, q ओवर r इज इक्वल टू b ओवर c। ये तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्यू सी इज इक्वल टू आर बी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन है जो आपकी बुक में दी गई है, जो हमने फाइंड करनी थी। तो एक काम हमने कर लिया, फाइंड द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू BC, कि हमने वो कंडीशन निकाल ली जिसके तहत रिजल्टेंट जो है पैरेलल टू BC होगा, वो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन के तहत फिर कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी फिर निकालें अगर ये सूरत हाल हो रिजल्टेंट की। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई तो 0 है इस कंडीशन के तहत, तो ये एक्स के इक्वल आ रहा है रिजल्टेंट, क्योंकि y तो 0 था ना इस कंडीशन के तहत। तो r प्राइम जो है p माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली p माइनस क्यू कॉस सी माइनस r कॉस b। तो इक्वेशन 2 में जो हमने कंडीशन फाइंड किया उसको यहाँ पे यूज करते हैं। r की वैल्यू मेरे ख्याल, हाँ r की वैल्यू निकाल ली है जो कि इक्वल आएगी क्यू सी ओवर बी के। तो r को क्यू सी ओवर बी के इक्वल यहाँ पे पुट कर दिया मैंने और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। r प्राइम इक्वल टू p माइनस, इन दोनों में से q कॉमन लिया है और b के साथ एलसीएम ले लिया, तो ये b cos c और प्लस c cos b आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस q। तो ये प्रोजेक्शन लॉ है, आपको बताया था MCQs जो आपको दिए थे वेक्टर्स के चैप्टर 2 के लिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि बाय प्रोजेक्शन a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, ये प्रोजेक्शन लॉ कहलाता है। तो इसकी जगह a पुट कर देंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ।